अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमारा डिस्कशन हुआ था कुछ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, और हमने ये देखा था कि इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। उसकी हमने फिर कुछ वजूहात देखी थी। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो वो टैक्स जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई होता है। और दूसरी बात हमने ये देखी थी जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हमने कहा इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है जो इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा होता, लेकिन निकलेगा तो जेब से ही। हमने कहा इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा तो जेब से। तो ये लगता किस चीज पर है? ये लगता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। बर्डन आता है इसका एंड कंज्यूमर पर, इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पहले रहेगा इनकम टैक्स, ठीक है, व्हिच इज अ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या कहा मैंने? टैक्सेशन। टैक्सेशन, ये जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन का, दिस सब्जेक्ट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बस हसन को बोलना कि अपने पास सेशन ऑन रखे, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो फिर सही है। हाँ, अच्छा, और एक मैं नंबर लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ये ऑनलाइन वालों के लिए लिख रहा हूँ मैं। इसमें क्लास में बैठे हुए बच्चों से इस नंबर का कोई ताल्लुक नहीं। ये नंबर है हसन का, जो होता है हमारे आईटी डिपार्टमेंट में। मैं उससे पूछे बगैर दे रहा हूँ नंबर, लेकिन खैर है 2632139। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ये नंबर नोट कर लें, ठीक है। सेशन के अंदर कोई मसला हो रहा हो, आवाज नहीं आ रही, या सेशन डिस्कनेक्ट हो गया, आपने हसन को फ़ौरन कॉल करनी है। ठीक हो गई बात? हसन को आपने फ़ौरन कॉल करनी है, उसको फ़ौरन इन्फॉर्म करना है, ताकि जो भी हो मसला रेक्टिफाई हो सके। वजह ये होती है कि मैं अब मिसाल के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने धुन में मगन हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और पीछे से सेशन क्लोज हो गया, मसले मसाइल हो गए, तो मुझे नहीं पता लगता। क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इन चीज़ों के साथ तो अब हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। सही है, इन चीज़ों के साथ तो हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इंटरनेट बंद हो गया, अरबों रुपए का बिजनेस लॉस्ट हो गया, आईटी कंपनीज को कितना नुकसान हो गया, ये तो फिर हमारी छोटी मोटी क्लास चल रही है, इसमें तो चलता रहेगा सब कुछ। क्या ख्याल है? इसके साथ तो हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो या तो आप रिस्क फ्री, मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया, तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा नंबर दे दिया मैंने। अब ऑनलाइन वाला जो भी बच्चा होगा, तो कोई भी मसला होगा, वो हसन को कांटेक्ट करेगा। अभी तक ओके, ठीक है। यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर, हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर देखो हमारा कंट्रोल एक हद तक है। टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा कंट्रोल एक हद तक है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल एक हद तक है। अभी आपने थोड़े टाइम पहले देख ही लिया, ना व्हाट्सएप के मैसेज जा रहे हैं, ना वीडियो खुल रही है, आईटी कंपनीज रो रही हैं, फ्रीलांसर्स रो रहे हैं। क्यों? इंटरनेट ऐसे ही चल रहा है, मसले मसाइल चल रहे हैं। इंटरनेट एक्सेसिबल ही नहीं था, काफ़ी दिनों तक नहीं था। आपने देखा होगा, पिछले दिनों में देखा होगा आपने, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले एक दो हफ्ते पहले की बात है। यानी कि एक, पता नहीं आपने इस डिस्कशन में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है, कितना नहीं है। क्रिप्टो करेंसी हलाल है कि नहीं है हलाल, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू रहता है। इसको हलाल करने वाले कहते हैं भाई ये हलाल है और ये करना जायज़ है, और जो उलमा कहते हैं ये हलाल नहीं है, हराम है।
तो हमारे हिसाब से अभी तक ये हलाल नहीं है, आप नहीं कर सकते, जायज़ नहीं। उसकी और बहुत सी वजूहात वो अपनी जगह अलग है, मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहा, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। एक वजह जो थोड़े मतलब 1-2 दिन पहले टॉपिक ऑफ डिस्कशन आया था, तो हमारे जो उस्ताद हैं वो भी मुफ्ती हैं, वो ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं ना कि भाई करेंसी को आप हलाल क्यों नहीं कर रहे, हलाल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब ये इंटरनेट डाउन होता है, यही जब डाउन हुआ 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मिसाल ले रहा हूँ, एक बंदा है उसने अपने 2 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी ली हुई है, नेट डाउन हो गया, नहीं चल रहा, क्या उसका अपने ही माल के ऊपर कोई इख्तियार रहा? नहीं रहा, नहीं रहा। क्या वो खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो विड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो उससे फायदा हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी का माल है, डिजिटल करेंसी है, लेकिन किसके रहमो करम पर है? इंटरनेट के रहमो करम पर है। ही कैन नॉट यूज दैट अमाउंट। कहने वाले कहते हैं भाई इसको हलाल करो, ये उलमा और मुफ्ती जानबूझ के चीज़ों को हराम कर रहे हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी और आपकी सोच नहीं है जितनी उनकी सोच है। अल्लाह पाक ने उनको जो जहन, उनको जो फरासत, उनको जो नज़र, उनको जो बसीरत दी हुई है, वो हम लोग नहीं सोच सकते। कोई दीन के मसले को वो ऐसे कोई जायज़ और नाजायज़ नहीं कह देंगे, वो सारे पहलू परखेंगे, सारे पहलू चेक करेंगे, हर तरफ से ओके का सिग्नल होगा, वो बोलेंगे ठीक है हलाल है, और तब तक नहीं बोलेंगे हलाल है। भाई कहने का मकसद ये है कि ये इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से बेचारे फ्रीलांसर्स, हाँ, फाइबर के ऊपर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बंद कर दिया उन्होंने, अनअवेलेबल कर दिया था। पता होगा आपको, अखबारों में आया था। अगर आप लोगों के ऐसे इल्मी शौक हैं, ऐसी चीज़ों को पता करने का आपको शौक है, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी हमें, माज़रत के साथ। सही है, कभी बंद होगा नेट तो कभी खुलेगा, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये है कि हमारी सांसें नेट से नहीं चलती हैं। लगता ऐसा है कि सांसें भी नेट से चल रही हैं, वाईफाई चल रहा है तो सर सांसें आ रही हैं। बेटा जो एक्स्ट्रा हो पीछे देते जाएं। वाईफाई चल रहा है तो सांसें आ रही हैं, वाईफाई के सिग्नल से ही सांसें चल रही हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। नेट बंद भी होता है, वाईफाई बंद भी होता है, सांसें चलती रहती हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, इंसान जिंदा रहता है। कभी चेक करके देखना तो यकीन आ जाएगा इंशाअल्लाह आपको। अच्छा भाई, तो कहने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्ट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। कल मैंने इसके ऊपर, जी मेरा बच्चा, जी बेटा, थैंक यू। किसी और के पास हो बेटा एक्स्ट्रा तो दे दो। कभी भी हैंड आउट शॉर्ट हुआ करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के डिस्ट्रीब्यूट किया करो, बरकत होती है। ठीक है भाई, सबके पास है बेटा? अच्छा, मैंने कल इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात नहीं करी, आज करूंगा। टैक्स का सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन का कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कोर सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो पूरे सीए की क्वालिफिकेशन के अंदर आम तौर पर आपका ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट होता है। एग्जामिनर का खास फोकस होता है, जिसमें स्पेशलाइज करवाना एग्जामिनर का खास फोकस होता है, क्वालिफिकेशन का खास फोकस होता है। कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके? नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोर सब्जेक्ट है। नंबर 2 ऑडिटिंग, कोर सब्जेक्ट है। आप ऑडिटर बनोगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे आप ऑडिटर बनोगे। नंबर 3 टैक्स, कोर सब्जेक्ट है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे यू कैन प्रैक्टिस टैक्सेशन, टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो। ये वो सब्जेक्ट हैं कि जिनके अंदर आप एक्सपर्टीज हासिल करके उस पूरी डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑडिट के पार्टनर अलग होते हैं फर्म के अंदर, टैक्स के पार्टनर्स अलग होते हैं फर्म के अंदर। वो लोग जो इंडस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं। फिर कुछ होते हैं जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड को अपना लेते हैं। एमएफए में पढ़ोगे, बीएफडी में पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ोगे। कुछ बंदे होते हैं जो कॉस्टिंग में चले जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ के चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कंपनीज की जो कंपनी लॉ
सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, उसको देखते हैं, वो कंपनी लॉ में स्पेशलाइज कर लेते हैं। यानी कि ये एक क्वालिफिकेशन है, लेकिन इस एक क्वालिफिकेशन के अंदर सब्जेक्ट्स का बूफे लगा हुआ है। जिस मर्जी सब्जेक्ट में चाहो एक्सपर्टीज हासिल करो और उसके अंदर अपना कैरियर डेवलप कर लो, जिसमें सबसे टॉप पर ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन। लेकिन टैक्सेशन के साथ एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन टॉप लगी हुई है, क्या, जो किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगी हुई। क्या क्या सर आपका सब्जेक्ट है इसलिए आप कह रहे हैं ऐसी बातें। नहीं भाई, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने घर से नहीं पता किया इसको। टैक्सेशन के सब्जेक्ट के साथ एक चेरी ऑन टॉप लगी हुई है। वो चेरी ऑन टॉप ये है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, इंशाल्लाह, नहीं भी बनोगे उससे भी पहले, जैसे आप किसी को बताओगे ना कि मैं सीए कर रहा हूं, वो दिमाग में फौरन सोच लेगा आप टैक्स एक्सपर्ट हो। और अगर किसी को पता लग गया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो आपको पक्का टैक्स एक्सपर्ट समझेगा। कुछ और समझे ना समझे, वो क्या समझेगा आपको? टैक्स एक्सपर्ट समझेगा। आप यकीन करो, सीए क्वालिफाई करने के बाद इतने साल हो गए, अल्लाह के फजलो करम से आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि IAS 16 का कोई प्रिंसिपल बता दो, IFRS 9 में फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन बता दो, IFRS 5 का क्राइटेरिया बता दो, ऑडिट के अंदर ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स बता दो, रिपोर्टिंग की इम्प्लीकेशन बता दो। किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब कभी किसी दावत में चले जाओ, किसी फैमिली गैदरिंग में चले जाओ, किसी इवेंट में चले जाओ और पता लग जाए कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यार ये बता दो टैक्स कैसे कम होगा, प्लीज यार ये बता दो टैक्स कैसे बचेगा, बहुत टैक्स लग रहा है, बहुत टैक्स लग रहा है। किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, कोई अंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब्बा बता दे मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ससुराल में कोई बता दे मेरा दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओ हम तो तलाश में थे, बहुत टैक्स लग रहा है, कोई तो तरीका होगा टैक्स कम करने का। जी अंकल हैं तरीके, फीस लगती है उसके लिए, वो आप देंगे नहीं, खैर ये बोल नहीं सकते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप किसी गैदरिंग में चले जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी होंगे, पीआरसी में होंगे, टैक्स पढ़ा भी नहीं, अभी आया भी नहीं सब्जेक्ट, यार टैक्स का तो कुछ बताओ, टैक्स बचेगा कैसे। और आप यकीन करो आपके सारे इमेज का दारो मदार इसी चीज पे होगा कि आपको कितना टैक्स आता है। 2-3 बातें अगर आपने मोटी मोटी सेक्शन के रेफरेंस के साथ झाड़ दी, भले उसको अच्छे को नहीं पता हो किस सेक्शन की बात कर रहे हो, तो गलत सेक्शन नंबर कोट कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन होना चाहिए कॉन्फिडेंस। असल बात है कॉन्फिडेंस के साथ आपने ऊपर नीचे 1-2 सेक्शन कोट कर दिए, हो आपकी इज्जत चेक करना पड़ा, हाँ यही बच्चा है जो सीए कर रहा है। बात समझ आ रही? ये टैक्स के साथ लगी हुई चीज खास क्यों? क्योंकि टैक्सेशन से हर आदमी असरअंदाज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रिंसिपल ऊपर नीचे हो जाएगा, आपके अब्बू को भी फर्क नहीं पड़ेगा, घर में आपकी अम्मी को भी नहीं पता। हाँ लेकिन टैक्स अगर आपके अब्बू का कट जाएगा, कंपनी में ज्यादा कट जाएगा, वो आपसे बोलेंगे बेटा मेरा टैक्स इस दफा ज्यादा कट गया कंपनी से, कंपनी ने ज्यादा टैक्स काट लिया, तुम टैक्स पढ़ रहे हो, जरा चेक तो करो, जरा बताओ तो सही ज्यादा टैक्स क्यों कट गया। बात समझ आ रही? टैक्सेशन ग्लास तो मेरा बच्चा ले लेना आके, हाँ आर के ले लेना भाई, ऐसी चीज है। क्या बात समझ आ रही है? टैक्स से हर बंदा इम्पैक्टेड है, सही है। छोटे से छोटा बंदा भी जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर जिसकी सैलरी, उस पर भी सैलरी का टैक्स लग रहा है। 6 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो जिसकी 50,000 से ऊपर इनकम है महीने की, उसके ऊपर टैक्स लगता है। क्या बात समझ आती है? ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल, अगर आपको टैक्स अच्छा नहीं आता ना, आप अच्छे ऑडिटर भी नहीं बन सकते। अगर आपको टैक्स अच्छा नहीं आता ना, आप अच्छे अकाउंटेंट भी नहीं बन सकते। क्यों? जब आप टैक्स पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि हर ट्रांजैक्शन के साथ उसका टैक्स इंपैक्ट लगा हुआ होता है। कोई ट्रांजैक्शन उसके टैक्स इंपैक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होती। अभी आप लोग IAS 16 पढ़ रहे होगे, ऐसा ही है। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, इंशाल्लाह जल्दी बड़े हो जाओगे, तो आपको ये पता लगेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन होगी तो उस पर डेफर्ड टैक्स लगेगा।
प्रॉपर्टी परचेज होगी, उस पर टैक्स की विदहोल्डिंग होगी। प्रॉपर्टी सेल होगी, उसके ऊपर गेन तो कैलकुलेट होता ही होता है, गेन पे भी टैक्स लगता है। हर ट्रांजैक्शन के साथ टैक्स की इंप्लीकेशन है, हर परचेज और सेल ट्रांजैक्शन के साथ टैक्स की इंप्लीकेशन है। अभी नहीं पता आपको, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे ना, पहले सादा खुशबू तो पढ़ा लें, उसके बाद फिर टेक्निकल आएंगी चीजें। बात समझ आ रही है? तो टैक्स की ये इंपॉर्टेंस है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। सिर्फ पेपर को पढ़कर पास कर लेना इंपॉर्टेंस नहीं, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको जीना, इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, कि हमने सिर्फ इसको पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ना है, हमें चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना है। अभी ये जो पर्चा आपके सामने है, इसका ताल्लुक कहीं भी बुक में नहीं है, किताब में नहीं है, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पढ़ रहे होंगे जो शायद किताब में नहीं होंगी। कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो सी फाइनल में आ रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस लेवल पर ये डिस्कशन थोड़ा बहुत होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। पर्चा आपके पास है, देख लो जरा। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास ये पर्चा मैं कैसे पहुंचाऊं? आप एडमिन को मैसेज करके बोल दें तो वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ग्रुप बना नहीं है अभी CAF2 का अलग, इसलिए मैं भेज नहीं सकता उस पर। अभी CAF2 का ग्रुप अलग बना नहीं है, तो आप अगर एडमिन को मैसेज कर देंगे तो आपको ये पर्चा मिल जाएगा। और अगर पर्चा नहीं भी मिला तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गौर से देखोगे तो सारे काम बन जाएंगे आपके। गौर से सुन लो बस खाली, तो भी काम बन जाएंगे आपके ऑनलाइन वाले बच्चे। बजट 2024-25 का बजट आपके सामने है। 2024-2025 बजट क्या है? क्या है बजट? हमारा जो छोटा सा घर है उसके अंदर भी बजट बनाता है ना, हम में से हर कोई। आपके वालिद साहब की इनकम होगी, मिसाल के तौर पर भाई किसी के अब्बा की इनकम है 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, अब उसको अपने घर का बजट बनाना है। तो आपके घर का जो बजट होगा वो उस 2 लाख इनकम के अंदर होगा कि जो भी खर्चे हों वो मेरे इस बजट में पूरे हो जाए। दिस इज बजट। बेसिकली बजट इज नथिंग बट अ प्लानिंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर इनकम। इट्स अ प्लानिंग ना। तो उर्दू के अंदर एक बड़ा मशहूर मकूला है कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। ऐसे ही ऐसा है, सुना है ना, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। तो अगर आपके अब्बा की इनकम अगर 2 लाख रुपए है तो बोलेंगे भाई, वो सोचेंगे कि घर के खर्चे चलाने हैं 1.5 लाख के अंदर अंदर, थोड़ी बहुत सेविंग भी हो, एक्स्ट्रा फजूल खर्चे भी ना हो, ताकि पूरे महीने का जितने भी खर्चे हैं, जितने भी अखराजात हैं, वो इस 2 लाख रुपए में पूरे हो जाए। ऐसे ही जिस तरह एक छोटे से घर का बजट होता है, तो क्या इस पूरे मुल्क का बजट नहीं होगा? होगा। ये पूरे मुल्क का बजट आ गया, ये पाकिस्तान का बजट आ गया आपके सामने। ये है इन PKR बिलियंस। तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो सबसे पहली लाइन पर आ रहा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू 12,970 बिलियन, ठीक है। ये है टैक्स रेवेन्यू, जो कि प्रोजेक्टेड है कि इतना पैसा वो टैक्स की मद में हुकूमत आपसे निचोड़ेगी। शब है, टैक्स रेवेन्यू का नीचे फिर ब्रेकअप दिया हुआ है। ये टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। एक आ रहा है टैक्स रेवेन्यू, जो टॉप लाइन है, यूं समझ लो ये गवर्नमेंट का PNL है। एक टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा क्या है? मैं थोड़ा सा जरा एक एक आइटम के ऊपर छोटी छोटी सी मिसालें देके आपको समझाऊंगा, ताकि कल को किसी के साथ आप बैठे हुए हो तो आप ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही हर चीज़ से लाइल्म हो और हमारी इज्जत मजरू हो जाए। किससे पढ़ रहे हो? अच्छा, टैक्स रेवेन्यू। तो ये वो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट का किससे आएगा? आसान। मेरी कोशिश होती है बात हम आसान करें, मुश्किल नहीं, टेक्निकल नहीं। आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का टेक्निकल लेवल अल्लाह के हुक्म से अच्छा होगा, लेकिन अभी बिल्कुल जीरो है मेरी नज़र में क्या है? जीरो है। पढ़ना शुरू किया हमने। टैक्स रेवेन्यू से मुराद क्या है? गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू जो किससे कलेक्ट होगा? टैक्सेशन मेजर से कलेक्ट होगा, टैक्स मेजर से कलेक्ट होगा, ठीक है। और टैक्स के अंदर इनकम टैक्स भी आएगा, सेल्स टैक्स भी आएगा, और भी टैक्सेस आएंगे। नीचे जरा उसकी छोटी सी डिटेल आ रही है, देख सकते हो आप।
ये इस 12970 का टैक्स रेवेन्यू कितना है देखो, 12970 बिलियन, ऐसा ही है। हमने कहा उसका फिर ब्रेकअप दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है देखो, दिया है ब्रेकअप। हमने कहा इनकम टैक्स किसे कितना है 5454 बिलियन, जो आप पढ़ रहे हो मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं अभी। सेल्स टैक्स से कितना है 4919 बिलियन, ठीक है। फिर 58 WWF WPPF से है, कस्टम ड्यूटीज से 1.59 है, और फेडरल एक्साइज से 948 बिलियन है। कस्टम ड्यूटी से 1.6 ट्रिलियन यानी 1591 बिलियन है। तो कस्टम ड्यूटी और FED हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ना ही WWF है। मेन जो दो चीजें हमारे कोर्स का पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू इनकम टैक्स से आ रहा है तकरीबन 5500 बिलियन, और सेल टैक्स से आ रहा है तकरीबन 5000 बिलियन रुपीस का। यही है मेजर टॉप लाइन आपकी इकोनॉमी की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि द सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपको ये पढ़ना है कि टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या लॉ है, कैसे लगेगा, कैसे बचेगा, कैसे कलेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। ब्रेक डाउन आपके सामने ही है। बाकी के डायरेक्ट टैक्सेस दूसरे हैं, इनकम टैक्स के WWF WPPF तस्करा थोड़ा बहुत आएगा आगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी पढ़ना नहीं है अभी आपने। सेल्स टैक्स आप पढ़ेंगे, FED CA फाइनल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक होगी बात। ये ब्रेक डाउन आपने देख लिया। अब वापस से ऊपर आ जाओ बजट के ऊपर। टैक्स रेवेन्यू तो आपको पता चल गया कि टैक्स रेवेन्यू किससे आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, FED वगैरह से आ रहा है टैक्स रेवेन्यू। फिर आता है आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू, नजर आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू नजर आ रहा है आपको, कितना 4845 बिलियन। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स के अलावा जो मेजर्स हैं उससे गवर्नमेंट जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी सी एक दो मिसाल देंगे, आगे चलेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हुकूमत 5G का लाइसेंस ऑक्शन करेगी, कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी। पहले 4G का ऑक्शन हुआ था, तो 4G का लाइसेंस ऑक्शन हुआ था, तो जिसने 4G का लाइसेंस लिया होगा उसने गवर्नमेंट को पैसे दिए होंगे 4G के लाइसेंस के, हाँ या ना, दिए होंगे। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो गया क्या, जी हो गया। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो गया, क्या ये टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर 3 टेलीफोन ऑपरेटर्स चल रहे हैं, सेलफोन ऑपरेटर्स चल रहे हैं। जर्मनी का कोई सेलफोन ऑपरेटर आ जाता है, वो कहता है भाई हमें भी लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट उसको भी लाइसेंस दे देती है, तो क्या पैसे लेगी, लेगी। इसी तरह गवर्नमेंट के पार्क्स भी बने हुए होते हैं, देखा होगा आपने, गवर्नमेंट पार्क्स होते हैं, एंट्री फीस होती है, आप देते हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट की कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती होंगी, वो उसको रेंट पे चढ़ाया होगा, गवर्नमेंट को रेंट भी आता होगा। फिर मिसाल के तौर पर आप जब सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो, बीच में टूल प्लाजा लगे हुए होते हैं, टूल टैक्सेस देते हो आप लोग, तो ये भी किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। थोड़ी बहुत समझ आ रही है बातें। तो इससे भी हुकूमत के पास पैसे आते होंगे, तो उससे 4845 बिलियन आ गए। फिर जो पैसे हुकूमत के पास इकट्ठे होते हैं उसमें से वो प्रोविंसेस को शेयर दे देते हैं, किसको, प्रोविंशियल शेयर चला जाता है। प्रोविंशियल शेयर चला गया, यानी कि प्रोविंसेस को ये पैसे चले गए ताकि प्रोविंसेस आपकी सेहत का ख्याल रख सकें, ठीक है, आपकी वेलबींग का ख्याल रख सकें, अच्छे अच्छे रोड बना सकें, कराची को दुबई बना सकें। तो इस चक्कर में थोड़े बहुत पैसे ज़रा सिंध गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। हमने कहा प्रोविंसेस के 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को उनका शेयर मिलता है, जिससे प्रोविंसेस अपना खर्चा चलाते हैं, गुर्बत में ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। खैर, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास नेट कितना बच जाता है, देखो ज़रा 10376 बिलियन ये बच जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, यानी कि यूं समझो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास नेट कितना है 10376। मसला क्या है, हमारे घर में तो हमें पता है अब्बा पहले इनकम देखेंगे फिर अखराजात डिसाइड करेंगे, ये खर्चा करने नहीं करना। मुल्क के साथ मसला ये है
पहले हमारे हुक्मरान कहते हैं भाई ये खर्चा तो होगा माजरत के साथ, इतनी सैलरियाँ तो हमें चाहिए, इतनी पेंशनें तो हमें देनी हैं, इतनी वीगो गाड़ियाँ तो हमें देनी हैं, जजों की सैलरी तो इतनी बढ़ानी है, ठीक है, इतने इंटरनेशनल टूर तो हमने करने हैं, इतने वजीर और इतनी बड़ी कैबिनेट को तो हमने चलाना है, खर्चे तो ये है भाई। मैं कहा भाई इनकम देख के खर्चे होते हैं ना? अरे नहीं, हम पहले खर्चे डिसाइड करते हैं, ये है खर्चे। मतलब भाई जितने खर्चे आपने डिसाइड किए हैं, खर्चे कितने डिसाइड किए, बॉटम लाइन देख लो भाई, खर्चे कितने डिसाइड किए, जरा देख लो, एक्सपेंडिचर की बॉटम लाइन देख लो कितने, 18,877। हमने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने अपने खर्चे डिसाइड कर लिए हैं, 18,900 अरब के खर्चे हैं, लेकिन उनके पास नेट रेवेन्यू आ कितना रहा, सिर्फ 10,000, 18,000, यानी यूँ समझ लो 19,000 अरब के खर्चे हैं। कितने अरब के खर्चे हैं? 19,000 अरब के खर्चे हैं। माल मिल कितना रहा है? 10,500 अरब, ऐसा ही है। अच्छा, तो बाकी का शॉर्टफॉल कैसे पूरा हो रहा है, आओ देखते हैं। हमने कहा फिर सर हमें कशकोल उठाना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, हुकूमत को भीख मांगनी पड़ेगी। आओ देखते हैं कहाँ कहाँ से भीख चल रही है मार्केट में। सबसे पहली नॉन बैंक बोरोइंग, वो बोरोइंग जो बैंक से नहीं है। बैंक से नहीं है तो फिर किससे है? आप लोगों से, हमसे, कंपनी से, ठीक है। नॉन बैंक बोरोइंग है, नॉन बैंक बोरोइंग। नॉन बैंक बोरोइंग से क्या मुराद है? गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू कर देगी। छोटी सी मिसाल जो आपकी अकल में आ सकती है, जो आपकी समझ बूझ में आ सकती है, मैं वो मिसाल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ने प्राइस बॉन्ड इशू कर दिए, तो गवर्नमेंट ने प्राइस बॉन्ड इशू कर दिया, तो आपको प्राइस बॉन्ड दे दिया और आपसे क्या ले लिया? माल ले लिया। तो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? गवर्नमेंट ने बॉन्ड दे के पैसे ले लिए तो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी है ना भाई। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो मत हिलाओ अपने, लायबिलिटी है, बॉन्ड इशू कर दिए, ठीक। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दी। ये आपके लेवल पे मैंने मिसाल देके समझाया, थोड़ी सी बड़ी लेवल पे मिसाल देके समझाऊं मैं। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज को टी बिल्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, पीआईबीज कहते हैं उसको, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट के ऊपर बोरोइंग करती है, ठीक है। नॉन बैंक बोरोइंग होती है, ये बैंक से बोरोइंग नहीं होती है। ये कितनी करेंगे भाई? 2600 अरब। फिर बैंकों से भी तो बोरोइंग करेंगे, बेचारे बैंक भी तो इंतजार में हैं। हमने कहा फिर बैंकों से भी बोरोइंग करेंगे। हर बैंक से उन्होंने पैसे लिए हुए होंगे, अब वो बैंक से उन्होंने बैंकों को अलग बॉन्ड इशू किए हुए होंगे, बैंकों को टी बिल इशू किए होंगे, बैंक से बोरोइंग की होगी उन्होंने, बैंकों से लोन लिया होगा इन्होंने 5142 बिलियन का, ठीक है। उसके अंदर इजारा सुबूक्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में आप लोग देखेंगे। लेकिन बाहर तो ये बैंक से बोरोइंग करिए। फिर गवर्नमेंट कहती है कि कुछ हमारे नालायक और नाअहल इदारे भी हैं, उनको हम प्राइवेटाइज भी करेंगे, जैसे अभी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन चल रही, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन से कितने पैसे आ जाएंगे देखो जरा, 30 अरब रुपए आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कोटा पूरा नहीं होगा और हमें क्या चाहिए होंगी? नेट एक्सटर्नल रिसीट्स चाहिए होंगी, बाहर से भी पैसा चाहिए होगा, आईएमएफ की मदद भी चाहिए होगी, भीख चाहिए होगी हमें, तो वो भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेट एक्सटर्नल रिसीट्स आ गई। खर्चे देखो कितने हैं, 18,877। उसके ऊपर थोड़ी सी बस मैं रोशनी डालूंगा, आगे बढ़ेंगे। कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आप लोग पढ़ने क्या वाले हो, आपको पढ़ना क्या है, एम क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये किसके अंदर मदद देगा, ये जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्यों हो रहा है, मुल्क चल रहा है इस पैसे पे। एक्सपेंस करेगी आपकी गवर्नमेंट। जितना कर्जा लिया है आज तक, जितना कर्जा लिया है लोकल बैंक से, पब्लिक से, बाहर से, सब से, 18,800 अरब में से सूद कितना है चेक करो, तकरीबन 10,000 अरब का सिर्फ सूद। 10,000 अरब का सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या पे करेगी? सूद पे कर देगी। 10,000 अरब का सिर्फ और सिर्फ सूद की पेमेंट में चले जाएगा। ये कर्जा नहीं उतर रहा, ये हमारा कर्जा नहीं उतर रहा, ये क्या उतर रहा है? सिर्फ सूद में जा रहा है 10,000 अरब, ठीक है। फिर चेक करो पेंशन्स, वो लोग जो कभी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, जो कभी किसी जमाने के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते होंगे,
जजेस होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, रिटायर हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, घर बैठे हुए हैं, नाअहल हैं, नाकारा हैं, जिससे हुकूमत को एक पाई पैसे का कोई फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ उनकी पेंशन पर कितने पैसे जा रहे हैं देखो जरा, 1000 अरब रुपए। सही है। फिर माशाल्लाह आप लोगों की जानें इतनी कीमती हैं कि कुछ लोग आप लोगों की हिफाजत के लिए दिन रात सुबह शाम आपकी हिफाजत पर मामूर हैं, ठीक है, और तनदही के साथ हिफाजत कर रहे हैं। कर तो वो अल्लाह की रजा के लिए रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ ज़रा बजट में हिस्सा भी हो जाए तो दुआएं लगेंगी आपकी। तो कितना उनका बजट भाई? 2122 अरब रुपये। फिर कुछ इंडस्ट्रीज को बूस्ट वगैरह करने के लिए कुछ ग्रांट्स देनी है, कुछ प्रोविंसेस को ग्रांट्स, कोई बिजली की ग्रांट देनी है, कोई किसी की ग्रांट देनी है, सब्सिडीज देनी है इन्हीं मद में, ठीक है। अब पता नहीं इसकी क्या डिटेल है, उसके पीछे कितनी करप्शन है। वैसे पता डिटेल तो होती है, लेकिन इसके अंदर कितनी करप्शन होती है वो तो अल्लाह ही को पता। उसके बाद इतने ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इतने सारे मुलाजिमीन हैं जो आपकी खिदमत में दिन रात सुबह शाम लगे हुए हैं, छोटे से छोटा काम करने की भी आपसे तगड़ी रिश्वत लेते हैं। वो सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए भी तो देखो 850 अरब रुपए चाहिए, और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो आपकी हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन वगैरह के ऊपर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये खर्चा कितना? 1987 बिलियन। तो आपको पता चल गया है कि आपके ऊपर कितना खर्च हो रहा है। माशाल्लाह कितने कीमती लोग हैं आप लोग। सही है। So this is the broad outlook of your country's budget. आप पढ़ने वाले हैं टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा बड़ी देख सकते हैं आप, इनफ्लो की जो लाइन है वो टैक्स रेवेन्यू की ही है, और टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमने देखा कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का क्या ब्रेकअप है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो आपकी कंट्री का बजट के अंदर इनकम टैक्स कितनी बजटेड कलेक्शन है इनकम टैक्स की, तो कम से कम अब आप ऐसी एक डिस्कशन के अंदर कोई जवाब दे पाओगे। ऐसा है कि नहीं है? बस ये बातें मैंने इसलिए बताई कि कोर्स का पार्ट नहीं थी। अब हम आगे चलेंगे। रब कर दूं? अच्छा, इनकम टैक्स। सबसे पहले हम इस वर्ड पर गौर करते हैं। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दो लफ्जों से मिलकर बना है, इनकम और टैक्स। आसान लफ्जों में कहूँ तो आपकी जो इनकम जो आप कमाओगे उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे अपना हिस्सा मांगेगी। लेकिन भाई आपने हमारे मुल्क में रह के इतनी सारी कमाई कर ली है, इस मुल्क की सरजमीन की रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाकर आपने जो इनकम जनरेट की है, अब आप उसमें से हमें क्या दे दो? टैक्स दे दो। क्योंकि आप हमें टैक्स दोगे तो हम मुल्क को और अच्छे से चलाएंगे, तो आप अगले साल और अच्छी सी इनकम करोगे तो फिर आप और अच्छा से टैक्स दोगे तो फिर हम और अच्छे से मुल्क चलाएंगे। तो ये एक सर्कुलर रेफरेंस बनेगा। ऐसे वो होगा कब वो नहीं पता, लेकिन होगा, इंशाल्लाह होगा। अल्लाह पाक से हम अच्छी उम्मीद रखें। ठीक है। टैक्स किसको कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। टैक्स क्या है? हमने कहा सर ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जिससे गवर्नमेंट चलेगी। और दूसरा, टैक्स का असल मतलब क्या होता है? टैक्स का असल मतलब होता है बर्डन, बोझ। गवर्नमेंट के लिए तो टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन मेरे और आपके लिए टैक्स क्या है? एक तरह का बोझ। ठीक है। कैसे बोझ है? क्योंकि टैक्स पे करने के बाद यू आर लेफ्ट विथ अ लेसर डिस्पोजेबल इनकम। ऐसे ही है ना। मैं मिसाल देता हूं, एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न किया, मिसाल ले रहा हूं 2 मिलियन का। कितने मिलियन का? 2 मिलियन का। लेकिन जब मैं उसका टैक्स लेस कर दूंगा, 29% के हिसाब से ये बनेगा ना, ऐसा ही है ना। जब मैं इसका 0.58 मिलियन लेस कर दूंगा तो कितना बन जाएगा?
42 मिलियन, ये इसका बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चों को ये मिलियन की भाषा भी समझ में नहीं आती है और कॉमेज भी समझ में नहीं आते हैं, ये मुझे बाद में पता लगता है बहुत। तो बहुत अच्छा है कि आज हम इसको क्लियर कर लें। सही है, आती होगी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा। अगर आपको शर्म महसूस हो रही है तो कोई मसला नहीं है, सुन लो, जिनको नहीं आता होगा उनको आ जाए। मिलियन में कितने जीरो आते हैं? मैं कहूँ 2 मिलियन, कितने जीरो आएंगे? इसको उर्दू में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? 20 लाख रुपए। ये क्या है? 20 मिलियन। इसको मैं उर्दू में कहूँ तो कहूँगा 2 करोड़ रुपए। 20 करोड़ नहीं है ये क्या है? 2 करोड़ रुपए। मैं कहूँ 20 मिलियन तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ 2 करोड़। मैं कह रहा हूँ एक बंदा है जिसकी साल की 2.5 करोड़ रुपए की इनकम है। कितनी इनकम है? 2.5 करोड़ रुपए की इनकम है। और मैं आपसे कहूँ जरा मुझे 2.5 करोड़ लिख के दिखा दो। ये है 2.5 करोड़। एक बंदा है उसकी पूरे साल की 25 लाख की इनकम है, लिख के दिखा दो। 25 लाख 2.5 मिलियन को कहते हैं। 2.5 मिलियन को कहते हैं। 25 मिलियन ये कहते हैं 2.5 करोड़ को। ये 2.5 मिलियन ये किसको कहेंगे? $25 लाख को कहेंगे। क्या बात समझ आती है? सही है। इसको क्या कहेंगे? 1000। देखो मिलियन कहते हैं 6 सिफर को, 6 को मिलियन कहते हैं, 6 जीरोस को। मिलियन किसको कहते हैं? 6 जीरोस को। मैं कहूँ 25 मिलियन, इसका मतलब 25 के बाद 6 जीरो लगाने। मैं कहूँ 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, ठीक है। तो 2.5 को मैं 1 इंटू 1 और 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है बात। 1000 मिलियन, ये क्या हो गया? 1000 मिलियन हो गया। इसको, इस 1000 मिलियन को हम कहते हैं 1 बिलियन। बातें समझ आ रही हैं? ये इसको कहते हैं 1 अरब रुपया। 1 अरब को उर्दू में बता दे मुझे, कौन बताएगा? वही अरब उर्दू ही है, थोड़ा सा और आसान उर्दू में बता दे कोई। 1000 करोड़ किसी ने बोला, गलत, सरासर गलत। 1000 करोड़ नहीं होता, 100 करोड़। सही है, इसमें गलती नहीं करना भाई प्लीज। ये मैं बार बार रेफर करूंगा, इसलिए मैंने आज बता दिया और बता के चैप्टर क्लोज कर दिया, इसमें गलती ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं नंबर देखूं आपके रजिस्टर पर लिखा हुआ, कोई भी फिगर देखूं, कॉमे के बगैर ना हो। कॉमे के बगैर फिगर देख के बहुत अजीब सा लगता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर कॉमास के बगैर कोई फिगर ना लिखी जाती है ना बोली जाती है। बोल तो आप दोगे, लेकिन अगर आप लिखोगे तो वो कॉमास के बगैर नहीं लिखोगे। आप रजिस्टर में कोई फिगर लिखोगे, मिसाल ले रहा हूं मैं, सैलरी है, मिस्टर ए की सैलरी, आप सैलरी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, मिस्टर ए की बेसिक सैलरी है। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी कितनी है भाई? 2 लाख रुपए। 2 लाख इंटू 12 कितना हो गया? तो आपके रजिस्टर्स के ऊपर इधर भी कॉमा होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। कॉमा लगाने का उसूल क्या होता है? एंड से देखो, हर एंड से 3 जीरो के बाद एक कॉमा लगा देना। हर एंड से 3, एंड से देखना, एंड से देखना है, और एंड के 3 जीरो के बाद 3 फिगर्स के बाद एक कॉमा लगेगा। लाख रुपए में कितने कॉमा लगेंगे? एक ही लगेगा। 3 के बाद एक, इधर के बाद लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसके आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। क्या बातें समझ आ रही हैं आपको? इसमें किसी को कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, ये आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा मैं। कर दूं रब? शब्द, किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2 मिलियन यानी 20 लाख, उसका 29% के हिसाब से टैक्स बन गया 5,80,000। मैंने मिलियंस में लिख दिए। 0.58 मिलियन यानी उसके बच गए 1.42 मिलियन यानी कि 14,20,000। ठीक हो गई बात?
क्या ये टैक्स लेस होने के बाद इसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई? हो गई कम। इसका मतलब क्या ये बर्डन है? बर्डन है। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल है, वो अपनी सैलरी इनकम कमा रहा है महीने की 2 लाख रुपए, साल की कितनी हो गई? 24 लाख रुपए, और हर महीने उसकी सैलरी में से टैक्स भी कटता है। मिसाल के तौर पर 30,000 रुपए का टैक्स कट जाता है। कितना कट जाता है? 30,000 रुपए का टैक्स कट जाता है। तो अब महीने में उसके जेब में कितने पैसे आएंगे? 2 लाख आएंगे कि 1,70,000 आएंगे? 1,70,000 रुपए आएंगे। साल का 3,60,000 का उसका टैक्स बन गया। तो टैक्स बनने के बाद क्या उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई? क्या ये बर्डन हो गया उसकी डिस्पोजेबल इनकम पर? क्या जेब से पैसे निकल गए? हमने कहा जेब तो हल्की हो गई। बर्डन जेब तो हल्की हो गई। जेब पे बर्डन कैसे है? हमने कहा ये दिल पे बर्डन है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई आपकी। ठीक है, जो पैसे खर्च करने थे वो कम हो गए। तो टैक्स इज अ बर्डन, ऑब्वियसली इट्स अ बर्डन। तो कोई भी बंदा खुशी से टैक्स नहीं दे रहा होता। तो आप जिस बंदे से भी मुलाकात करेंगे, जिससे भी आपकी किसी महफिल में मुलाकात होगी, वो एक ही बात बोलेगा, टैक्स बहुत लग रहा है, इसको कम करने का तरीका बताओ। टैक्स कोई भी खुशी से देना नहीं चाहता। आज अगर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम 2 रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, दोनों, मैं सबसे आसान मिसाल दे रहा हूँ, दोनों जगह से हम खाना खा सकते हैं, और आपको पता है दोनों जगह पर रोल 250 रुपये का ही मिल रहा है। चिकन मायो गार्लिक रोल 250 रुपये का मिल रहा है, इधर से भी इधर से भी। दोनों का टेस्ट भी एक जैसा है, खाया हुआ भी आपने बहुत दफा है। अब आप बोल रहे, सोच रहे हैं यार मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। आपने बोला यार इधर जाएंगे, रोल का रेट तो दोनों का सेम है, लेकिन यार ये सेल टैक्स भी लगाता है, ये अच्छा बंदा है, ये सेल टैक्स नहीं लगाता। इधर जाते हैं, इधर 250 का रोल 250 का ही पड़ेगा। इधर जाएंगे ना तो 250 के रोल के ऊपर सेल टैक्स भी लगेगा, और 250 का रोल कहीं 250-300 रुपये का हो जाएगा। आप अपने आप के ऊपर रख के सोचो, आप खुद भी टैक्स देना नहीं चाहो। मैं अपने आप पे रख के सोचूं, भले मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, वो भी टैक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे भी कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहा होगा कि जिससे कोई टैक्स बचता होगा और मैं बचा सकूंगा, तो मैं वो बचा लूँगा। आर यू गेटिंग दिस? तो जब भी आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ के अंदर आप देखोगे कि जगह जगह पर रीइंफोर्सिंग मेजर्स हैं। कैसे टैक्स की चोरी बचाई जाए, कैसे टैक्स की लीकेज बचाई जाए, कैसे बंदे को पकड़ा जाए, ऐसे लॉज हैं। ये पहले नहीं थे ऐसे लॉज। जब ये आफ्टर पार्टीशन, ये वाला जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये पहले कुछ और था, फिर बाद में बहुत चेंजेस आ गई इसमें। चेंजेस क्यों आती हैं और कैसे आती हैं? एक लॉ आया, ऐसे 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 टैक्स देना है, अच्छा ऐसे देना है, इसका मतलब ये चोर रास्ता भी तो है, आ जाओ इस चोर रास्ते से टैक्स बचाते हैं। अब लॉ को पता लग गया ये चोर रास्ते से टैक्स बचा रहा है, अब एक और लॉ आएगा, वो बोलेगा अच्छा ऐसा भी नहीं कर सकते आप, ये अलाउड नहीं है। तो टैक्स के काफी सारे लॉज आपको ऐसे पता लगेगा कि वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी टैक्स अवॉइडेंस मेजर आए होते हैं, जो आपको तो खुशी से कोई देना नहीं चाहता। इन शॉर्ट बात ये बर्डन गवर्नमेंट रेवेन्यू। अभी बात इतनी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल में बात आएगी कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, क्या चीज़ें क्या चीज़ नहीं। ठीक है वही बात। अब आते हैं इनकम के ऊपर। इनकम किसको कहते हैं? आम जुबान में, आम डिक्शनरी में, हमारी जुबान में, हमारी आम फहम जुबान में इनकम किसको कहते हैं? आमदनी को कहते हैं, आमदनी को कहते हैं। ऐसे ही ये वर्ड धोखा देता है, आमदनी। क्यों? ये लफ्ज निकला किससे? आमद, रिसीट। लेकिन क्या हर अमाउंट जो हमारी जेब में आमद हो रही है, यानी कि हर आमदनी, क्या हमारी इनकम है? वैसे तो हम आमदनी इनकम को ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में देखा जाए तो आमदनी उसको कह रहे हैं जो आपके पास इनफ्लो होता है। बट एवरी इनफ्लो इज नॉट नेसेसरली योर इनकम। एवरी इनफ्लो इज नॉट नेसेसरली योर इनकम। मसला क्या है? मसला ये है कि टैक्स की दुनिया में दो दुनिया अलग अलग चलेंगी। एक बात अभी से समझ लो, अकाउंटिंग की दुनिया अलग चलेगी, टैक्स की दुनिया अलग चलेगी। बहुत सी चीज़ें ओवरलैप कर रही होंगी, लेकिन टैक्स की दुनिया के उसूल अलग होंगे, अकाउंटिंग की दुनिया के उसूल अलग होंगे। बिजनेस इनकम में आओगे, डेप्रिसिएशन भी पढ़ोगे। आप बोलोगे सर ये सर उमर काजी ने तो अलग बताया था, ऐसे तो नहीं होती डेप्रिसिएशन, ये तो रेट नहीं लगता। बोले भाई वो अकाउंटिंग की दुनिया है, वो वहाँ पे वो होगा जो अकाउंटिंग वाले चाहेंगे, IFRS चाहेगा। ये हमारी दुनिया है, यहाँ पे वो होगा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चाहेगा। बात समझ आ रही है?
तो रिसीट, मसला क्या होता है? वैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर आप क्वालिफाई कर गए और आपकी अम्मी आपका रिश्ता लेकर कहीं जा रही हैं और उन्होंने ये पूछा कि आपके बच्चे की तनख्वाह कितनी है, आमदनी कितनी है, तो अगर आपकी 1.5 लाख होगी तो आपकी अम्मी 2-2.5 बता के आ जाएंगी, रिश्ता मिल जाए भाई, बात बन जाए, काम पक्का हो जाए। लेकिन अगर टैक्स वाला आपसे पूछे भाई आपकी आमदनी कितनी है और आप कमा रहे हैं महीने के 2 लाख रुपए, नहीं यार अल्लाह दाल चटनी रोटी खिला के गुजारा करवा रहे हैं, फिर भी आमदनी कितनी है आपकी, आमदनी कितनी है आपकी, बता तो दो, कुछ तो बताओ। हालांकि आप साल के कमा रहे हो 24 लाख रुपए, लेकिन आपकी कोशिश होगी कि आप कुछ भी करके 5-6 लाख से ज़्यादा ना बताओ और अपने आप को दुनिया का दूसरा गरीब तरीन इंसान जाहिर कर दो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, टैक्स वाले की नज़र में, टैक्स वाले की नज़र में बात समझ आ रही? यानी कि सर यहाँ पर सीन उल्टा हो गया बिल्कुल ही। आम दुनिया के अंदर आप देखो सोशल मीडिया पर स्टेटस, ये इतने की जॉब हो गई, मेरी इतने की जॉब हो गई, मैं यहाँ चला गया, यहाँ पे देखो तो मैंने ये बिजनेस कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बताते फिरेंगे, जताते फिरेंगे। लेकिन आपको अगर आपको पता लग जाए भाई ये पूछने वाला टैक्स वाला है भाई, ये फिर नहीं बताएंगे इनकम अपनी। क्यों? क्योंकि जिधर आपने टैक्स की दुनिया में ये कह दिया कि ये मेरी इनकम है, तो टैक्स वाला बोलेगा अच्छा, उसके साथ क्या भी लगा हुआ है, इनकम इतनी है तो क्या टैक्स दिया तुमने, इनकम इतनी है तो क्या तुमने टैक्स दिया। इसका मतलब कि यहां पर बंदा इनकम बताते हुए डरता है, या वो कोशिश करेगा, या वो ये कोशिश करेगा कि किसी तरह ये साबित कर दे कि ये मेरी इनकम नहीं। तो ये चूहे बिल्ली का टॉम एंड जेरी का खेल चलेगा। टैक्स वाला बोलेगा ये आपकी इनकम है, और हम क्या बोलेंगे, ये हमारी इनकम, ये इनकम थोड़ी है यार, ये इनकम थोड़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए, कोई उसूल होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर सकें, डिसाइड कर सकें कि ये अमाउंट हमारी इनकम है या नहीं। इसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिधर आप बोलोगे कि ये इनकम है, उधर टैक्स वाला क्या बोलेगा, टैक्स दो, इस पर टैक्स दो। अच्छा, अगला सवाल, क्या हर आमदनी इनकम होती है? क्या हर रिसीट इनकम होती है? आंसर इज नो। Is every receipt income? Is every receipt your income? Answer is no. Why? For example, इसकी कुछ मिसालें ले लेते हैं। ने अपने दोस्त से क्या ले लिया, लोन ले लिया। आपने अपने दोस्त से क्या ले लिया, लोन ले लिया। क्या ये आपकी इनकम है? लेकिन देखा जाए तो लोन लेने के बाद आपकी जेब भारी हो गई, जेब में माल आ गया, पैसे आ गए, माल की आमदनी तो हो गई है, आमद तो हो गई है माल की, जेब भर गई है। किसी ने पूछा भाई आप जा रहे थे अपने दोस्त के घर, आपकी जेबें खाली थी, आप आए हैं तो लिफाफा भरा हुआ है। बात क्या है? लोन लिए। क्या लोन इनकम है? लोन इनकम नहीं है, लेकिन जेब भरी हुई, लेकिन ये इनकम नहीं है। मिसाल के तौर पर गिफ्ट रिसीव्ड ऑन क्वालिफाइंग, क्या क्वालिफाई करने पे गिफ्ट मिला है? ये वापस ले लिया जाएगा, क्या पास नहीं करोगे तो ये पीआरसी वाला गिफ्ट भी वापस ले लिया जाएगा। आपने पीआरसी पास किया, वालिदैन को लगा बहुत तीर मारा, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, पीआरसी पास कर लिया, ठीक है, और आपको आपके रिश्तेदारों ने गिफ्ट देना शुरू कर दिया, आपके अम्मी अब्बू ने गिफ्ट देना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने गिफ्ट देना शुरू कर दिया। क्या ये इनकम है? क्या आप किसी को ये बोल सकते हो ये मेरी इनकम है? मेरी इस महीने 1.5 लाख रुपए की इनकम हुई है, मेरी इस महीने 25,000 रुपए की इनकम हुई है। हमने बोला भाई इनकम थोड़ी है, ये तो गिफ्ट मिला है। तो जो गिफ्ट मिलता है उसको इनकम कोई नहीं बोलता, ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पर किसी की मंगनी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, एनवेलप्स मिलते हैं, बहुत सारे एनवेलप मिलते हैं, तो कोई ये थोड़ी बोलता है मेरी 5 लाख की इनकम हुई है, मेरी कल शादी थी, मेरी 5 लाख की इनकम हो गई। तो भाई शादी में 5 लाख की इनकम होती है, रोज कर
ठीक है, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन क्वालिफाइंग पीरियड्स, गिफ्ट मिला, ये इनकम थोड़ी। लेकिन क्या क्राइटेरिया है, कैसे समझाओगे कि ये इनकम नहीं है, कैसे कहोगे कि ये इनकम नहीं है? मिसाल के तौर पर इनहेरिटेंस अमाउंट, किसी को इनहेरिटेंस की अमाउंट मिली है, किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया, उसको इनहेरिटेंस की अमाउंट मिली है। कल तक उसके पास अपनी पर्सनल एसेट थे 10 लाख रुपए के, आज उसके पास हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए के, तो वो क्या बोलेगा, मेरी 1 करोड़ की इनकम हुई है। सर क्या इसको एक इनकम कहा जाएगा? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। मैं भी सिर्फ आपके जहन में सवालात पैदा कर रहा हूँ, फिर जवाब भी मैं ही दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो। आपकी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल कार है आपकी, जो चलो पर्सनल कार हो सकता है इक्का दुक्का के पास ही हो, और थोड़ा आसान सी मिसाल ले लेते हैं, समझ रिलेटेबल मिसाल ले लेते हैं। पर्सनल सेलफोन तो सबके पास ही है ना भाई, पर्सनल सेलफोन है आपके पास। आपने पर्सनल सेलफोन लिया और आपने उस पर्सनल सेलफोन को बेच दिया। आपने लिया था 40,000 रुपए का, आपने बेच दिया 60,000 रुपए का। लिया था कितने का? 40,000 रुपए का, बेच दिया 60,000 रुपए का। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्सनल सेलफोन, क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? कैसे हो इनकम भाई, कैसे हो इनकम, और कैसे हो इनकम? क्या ये इनकम है कि नहीं है? 40,000 रुपए का फोन 60,000 रुपए में बेच दिया। अकाउंटिंग के लोग बैठे हुए हैं, पीआरसी पास करके आए हुए हैं, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पड़ी हुई है, चल भी रही है साथ में मार्केट के अंदर। क्या ये गेन नजर आ रहा है सबको? हाँ ना यार, है ना इनकम? यार तुम लोग बिल्कुल ही बोंगे लोग बैठे हुए, जवाब तो दो। हाँ हाँ इनकम है भाई, भी गलत भी दो भाई। जवाब गलत भी हो तो ऐसे कॉन्फिडेंस से दो कि लगे सही है। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम ये देख लेंगे इंशाअल्लाह कि ये जो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्सनल सेलफोन है, ये इनकम नहीं होगा, ये इनकम की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। कैसे, क्यों? सब आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, टेंशन नहीं लो, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हम थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे कि अगर आपने लोन रिसीव किया है कैश में, तो ये क्या बना दी जाएगी? आपकी इनकम बना दी जाएगी। इसका मतलब कि सर यहाँ ये दुनिया अलग ही है, इस दुनिया के उसूल अलग ही हैं। यहाँ पर हमारी इनकम की डेफिनेशन काम शायद ना आए, यहाँ पर इस दुनिया के इनकम के उसूल अलग हैं। हमें यहाँ के उसूलों से परखना पड़ेगा कि ये जो पैसे हमें मिल रहे हैं ये इनकम है या इनकम नहीं है। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है? रब कर दूं, आगे चले, कर दूं रब? चलो अच्छा, ये बात तो आपको पता है ना कि सिर्फ आज वाले सैटरडे को मेरी क्लास हुई है 12 बजे, अगले तो आज वाले थर्सडे को मेरी क्लास हुई है 12 बजे। अभी क्लास 12 बजे नहीं होगी कभी भी, ठीक है? यहाँ को पहले बता दिया था कि फर्स्ट वीक का टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट वीक में वैसे चलते हैं जैसे एडमिन हमको चलाती है, उसके बाद हम अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है? वही बात, यानी कि अगले हफ्ते से शेड्यूल वही फॉलो होगा जो आपको मैंने प्लानर पर लिख के दिया हुआ है, ठीक है? वही बात। अच्छा भाई, रिसीट, क्या हर रिसीट इनकम है? तो हमने कहा सर हर रिसीट तो इनकम नहीं है, कोई रिसीट इनकम है और कोई रिसीट इनकम नहीं है।
इनकम की डेफिनेशन के लिए क्यों ना हम इनकम टैक्स लॉ की डेफिनेशन उठा लें। एक सवाल जहन में आता है, क्यों ना हम डायरेक्टली इनकम टैक्स लॉ की डेफिनेशन को उठा लें और उसी को पढ़ना शुरू कर दें। तो हमने कहा इनकम टैक्स लॉ की डेफिनेशन आएगी, इसके बाद आएगी, लेकिन उसको पढ़ के आपको मायूसी होगी, क्योंकि उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया आपको इनकम का नज़र आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें इनकम को समझने के लिए कुछ मिसालों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें इनकम को समझने के लिए कुछ, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ के जजमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? वजह उसकी ये है कि ये जब भी लॉ की बात आती है ना, जब भी लॉ की बात आती है, तो लॉ की बात जब भी आती है तो कोर्ट ऑफ लॉ भी बीच में आते हैं। मिसाल ले रहा हूं मैं, दो लोगों का तनाज़ा हुआ, दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। आप टैक्स पेयर हो और आप टैक्स कलेक्ट करने वाले हो। आपने इनको कहा भाई ये जो आपके पास आपके हाथ में 6 लाख रुपए आए हैं, ये मेरी नज़र में इनकम है, इस पर टैक्स दो। इसने बोला नहीं भाई, पागल तो नहीं हो गए हो, ये जो 6 लाख रुपए आए हैं ये तो मुझे सीए क्वालिफाई करने के ऊपर मेरे अब्बू ने गिफ्ट दिया है, ये इनकम थोड़ी है। बोले नहीं भाई ये इनकम है। बोलेगा इनकम थोड़ी है। दोनों चले गए कोर्ट ऑफ लॉ के पास। कोर्ट ऑफ लॉ ने दोनों की बातों को सुना और अपना डिसीजन दे दिया, अपना जजमेंट दे दिया। तो बेसिकली जो कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट होता है वो भी एक्सटेंशन ऑफ लॉ होता है। लॉ में लिखा हुआ नहीं होता, लॉ में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन जो कोर्ट ऑफ लॉ के जजमेंट्स होते हैं वो पार्ट ऑफ लॉ होते हैं। जब कभी भी, क्योंकि देखो लॉ इंसान का लिखा हुआ कानून है और उस लॉ के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, लकूनाज होते हैं, ग्रे एरियाज होते हैं, अनक्लियर स्टेटमेंट्स होती हैं, अनक्लियर, आप यूं कह लो अनक्लियर लॉ लिखा हुआ होता है, जिससे मुख्तलिफ मानी निकल सकते हैं, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं। ठीक है, आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाल ली, भाई सही वाली कौन सी है? कल को किसी एक के साथ टैक्स वाले का फड्डा हो गया, दोनों गए कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ने बोला ये मतलब है इसका, अब वो मतलब फॉलो होगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बातें जितनी भी अब बताऊंगा, ये मुख्तलिफ प्रेसिडेंट से, केस लॉ से, कोर्ट के डिसीजन से, ये क्राइटेरिया हमारे सामने निकल के सामने आता है, जिसकी बेस पे हम किसी रिसीट को इनकम या कैपिटल रिसीट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपके सामने। रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, revenue receipt is income, unless specifically exempt under the ordinance। ऑर्डिनेंस में किसको कह रहा हूं? ऑर्डिनेंस में कह रहा हूं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, जो कि इनकम टैक्स का मेन लॉ है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट का लफ्ज मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगा? अगर मुझे ये बताना होगा कि ये रिसीट इनकम है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट। दूसरी टर्मिनोलॉजी कैपिटल रिसीट। अगर मुझे ये बताना होगा कि ये रिसीट इनकम नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, unless specifically taxed as deemed income। ठीक है बेटा, अब मैं जरा इसको थोड़ा सा रीड करके इसके ऊपर मजीद रोशनी डालता हूं। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, ये वो रिसीट है जो इनकम है, unless specifically exempt under the ordinance। लेकिन ये जो लॉ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये तो कानून है, ये तो लॉ है। अगर लॉ कह दे
कि ये अमाउंट आपकी इनकम नहीं है, हम इसको इनकम नहीं मानते, तो फिर वो इनकम नहीं रहेगी, वो फिर टैक्स नहीं होगी, वो फिर टैक्स नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्योंकि जिसको हम इस लॉ के तहत इनकम कहेंगे वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। उस पर क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स लगाना पड़ेगा, टैक्स रेट लगाने पड़ेंगे। टैक्स रेट भी आपको दे दूं मैं। ऑनलाइन वाले बच्चे टेंशन का शिकार ना हो, ये मैं सॉफ्ट में भी हैंड आउट आज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सॉफ्ट में हैंड आउट शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर टैक्स रेट्स गिवन है, बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर टैक्स रेट्स गिवन है। चैप्टर नंबर 1 का है ये हैंड आउट, चैप्टर नंबर 1 का है ये हैंड आउट और लास्ट पेज के ऊपर टैक्स रेट्स गिवन है, लास्ट से लास्ट पेज। आ जाएंगे बेटा आपके पास, मुझे देते हैं अगर एक्स्ट्रा बच गए तो। बेटा कहाँ जरूरत है? ये लो बेटा, ये भी ले लो। और बताओ किसको नहीं मिला मेरे बच्चों? सबको मिल गया? टैक्स रेट्स आपके पास गिवन है। सबसे लास्ट वाला पेज देखो, सेकंड लास्ट वाले पे तो आपके पास एनालिसिस गिवन है, लास्ट वाले पे आपके पास एनालिसिस गिवन है, उसको हम बाद में देख लेंगे। उससे पिछले वाले पे देखो टैक्स रेट कार्ड, सबको नजर आ रहा है? ये है टैक्स रेट्स जो आपकी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसको हम देखेंगे, बार बार रेफर भी करेंगे इसको हम इंशाल्लाह। यानी कि जिस अमाउंट को हम इनकम कहेंगे, जिस अमाउंट को लॉ इनकम कहेगा, उसके ऊपर टैक्स रेट लग जाएंगे ये वाले। इसकी कैलकुलेशन देखेंगे बाद में। लेकिन लॉ अगर किसी इनकम को क्या कह दे, लॉ अगर किसी इनकम को क्या कह दे, लॉ अगर किसी इनकम को क्या कह दे? एग्जेम्प्ट, तो अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वेरी गुड, इधर आ जाओ। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है। लेकिन अगर लॉ कह दे कि ये मेरी नजर से क्या है, मैं इसे क्या मानता हूं? इनकम, तो इस पे क्या लग जाएगा? टैक्स। बात समझ आ गई? यानी कि जब लॉ ने किसी चीज को खास कर दिया तो फिर हमारी नहीं चलेगी, फिर हमारी नहीं चलेगी। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल्स से बातें आएंगी समझ में, ऐसे नहीं आएंगी समझ। रेवेन्यू रिसीट की कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हम 4 एग्जाम्पल्स लेंगे, हर चीज एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको इंशाल्लाह। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे रेवेन्यू रिसीट की जो इनकम है, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जेम्प्ट है, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे कैपिटल रिसीट की जो इनकम नहीं है, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे किसकी? जो लिमिटेड इनकम है। तो आपको समझ आएंगी बात आहिस्ता आहिस्ता। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, तो आ जाओ अब जरा हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और रिकॉल करते हैं कि क्या हमारी नजर से कोई इनकम गुजरती है। एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल दो। सबसे पहली जिसकी लालच में सीए ज्वाइन किया था, सैलरी इनकम। सैलरी इनकम, इसको तो हम में से हर एक मानता है ना इनकम है, टैक्स लगता है। फिर प्रॉपर्टी जब किराए पे दी जाती है, रेंटल इनकम आती है। क्या आती है भाई? इसको भी सब इनकम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? रेंटल इनकम, उसको टैक्स की जुबान में कहते हैं, टैक्स की जुबान में इसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने पहले लिखा है रेंटल इनकम, मैंने फिर लिखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने डायरेक्टली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं लिखा, इसलिए कि कहीं इससे आप ये ना समझें कि प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने से जो गेन आता है वो ये यहां जाता है। नहीं, जब मैं टैक्स की दुनिया में कहूंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं रेंटल इनकम। क्लियर होती बात? इसके अलावा और क्या आ सकता है? और रेवेन्यू रिसीट की क्या एग्जांपल आपके जहन में आती है?
फॉर एग्जाम्पल किसी ने शेयर्स लेके बेच दिए, सुना होगा आपने, शेयर की सेल परचेज कर ली, प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर ली, सुना है? इसे टैक्स की जुबान में कहते हैं कैपिटल गेन। क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। सेल परचेज ऑफ शेयर्स, प्रॉपर्टी, एटसेट्रा। एटसेट्रा में अपनी मर्जी से कुछ मत डालना, ये मैं बताऊंगा जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे। पता लगा अपनी मर्जी से जो भी डालना इधर डाल दिया, नहीं नहीं। एटसेट्रा में मुराद क्या कि जो कैपिटल गेन में हम बताएंगे लॉ के हिसाब से वही जाएगा इधर। अभी मैं आपको उतनी एग्जांपल दूंगा जितना आपको समझ आएगा, सही है? ज्यादा नहीं, मुश्किल नहीं करना मैंने आपके लिए किसी चीज को। 4, क्या आपने आज तक अकाउंटिंग के अंदर पीएनएल बनाया है? किस चीज के पीएनएल होते हैं वो? वेरी गुड। किसके अंदर होते हैं? बिजनेस के अंदर होते हैं पीएनएल। जरूरी नहीं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है, सर्विस बिजनेस भी हो सकता है, सर्विस इनकम भी हो सकती है, ट्रेडिंग इनकम भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ड क्या है? बिजनेस। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया वो किसका बनाया है? बिजनेस का बनाया है। तो क्या आती है अगली फिर? बिजनेस इनकम। ठीक है? आपको ये जान के खुशी होगी कि टैक्स की दुनिया में यही हैं हेड्स ऑफ इनकम। एक पांचवा भी है हेड ऑफ इनकम, जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यही 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं इनकम टैक्स के। यही 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं किसके? इनकम टैक्स के। ये हमें पढ़ेंगे हम, लेकिन यही तो पूरा इनकम टैक्स है, ये आज थोड़ी पढ़ेंगे। यानी कि यूं समझ लो कि ये एक हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करोगे तो सैलरी इनकम की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। फिर सैलरी इनकम को पढ़ने में हमें 1 महीना लगेगा। फिर ये अगला हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करोगे तो किस में दाखिल हो जाओगे? रेंटल इनकम की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। फिर रेंटल इनकम को पढ़ने में हमें एक हफ्ता लग जाएगा, ज़्यादा नहीं। कैपिटल गेन, वेरी इंटरेस्टिंग हेड ऑफ इनकम एंड अ टेक्निकल हेड ऑफ इनकम। बहुत मजेदार हेड ऑफ इनकम। और इस हेड ऑफ इनकम पर पहुंच के आपका लेवल बढ़ जाता है अचानक से। ये दोनों आसान हेड ऑफ इनकम है, यहां से कॉम्प्लेक्सिटी होती है शुरू। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल। कैपिटल गेन हाइपर लिंक है, क्लिक करोगे कैपिटल गेन की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। बिजनेस इनकम, बिग हेड ऑफ इनकम, बहुत डिस्कशन करनी है इसके अंदर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी छोटा सा हेड है, 2-3 क्लासों में। ठीक हो गई बात? सो दिस इज द इनकम टैक्स इन फ्रंट ऑफ यू। यूं समझ लो, मोटे मोटे लिंक्स आपके सामने आ गए। ठीक है? ये हो गई रेवेन्यू रिसीट। इनकम, सैलरी किसी ने कमाई वो इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा। रेंटल किसी ने कमाया, इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा। शेयर्स को सेल किया, गेन आया, इनकम कमाई, टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी बेची, 10 लाख की ली थी, 12 की बेच दी, 2 की इनकम आ गई, उस पर टैक्स लगेगा। बिजनेस इनकम आ गई, उस पर टैक्स लगेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है? जो इनमें से किसी भी हेड में नहीं जा रही होगी वो किधर डाल देंगे? इनकम में डाल देंगे। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर आज पढ़ लेंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा ना भाई। सही? ये मैंने आपको बता दिया रेवेन्यू रिसीट। अब आ जाओ, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर लॉ किसी इनकम को एग्जेम्प्ट कर देगा तो फिर वो क्या हो जाएगी? फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इसकी एग्जाम्पल ले रहा हूं। किसकी? इसकी। एग्जेम्प्ट वाले की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसको यूं करके बना दूं यहां पे एग्जाम्पल। एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन नंबर 41 के अंदर आता है, पढ़ेंगे आप। एग्रीकल्चर इनकम। अब मैं मिसाल ले रहा हूं, किसी का बिजनेस ही एग्रीकल्चर का है, फसल लगाता है, उगाता है, बेचता है, पैसे कमाता है। क्या ये उसका बिजनेस हो गया एक तरह से?
लेकिन लॉ ने कह दिया कि अगर इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर होती है बात? और कोई मिसाल ले लो। वजह किसी भी इनकम को एग्जेम्प्ट करने की क्या वजह होती है? किसी भी इनकम को छोड़ दो, एग्रीकल्चर, बेनिफिट देना, प्रोमोट करना। किसी इंडस्ट्री को बेनिफिट एग्जेम्पशन देने की क्या वजह होगी? उस इंडस्ट्री को प्रोमोट करना। एग्रीकल्चरल इनकम को प्रमोट करने की क्या वजह है? आपका पाकिस्तान जो मुल्क है वो ज़राई मुल्क है, बहुत सारे गरीब लोगों का जो गुजर बसर है वो ज़राअत से वाबस्ता है। ठीक है, फूल के जो कुप्पा हो रहे हैं वो वडेरे हो रहे हैं, वो ज़मींदार हो रहे हैं, सही है, लेकिन बाहर तौर योर कंट्री इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, तो बाहर तौर इसके ऊपर बहुत बहस बाइस हैं। फिर आप देखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, मैं ऐसी एक मिसाल ले रहा हूं। मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉई को जो मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से, एक बेनिफिट है ना, क्या ख्याल है? एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉई को मेडिकल फैसिलिटी देता है वो क्या है? बेनिफिट है, एक तरह का बेनिफिट है। जिस तरह सैलरी बेनिफिट है, सैलरी मिलती है वो भी बेनिफिट है, मेडिकल मिलता है वो भी बेनिफिट है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो भी बेनिफिट है। टैक्स होना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है कि ये टैक्स नहीं होगा। ये आपको ज्यादा समझ आएगा जब आप सैलरी इनकम पढ़ लेंगे। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी अभी जो मैं लिखवा रहा हूं बस वो लिख लो, इसको ज्यादा समझ में आपको तब आएगा जब आप सैलरी पढ़ेंगे। मेडिकल फैसिलिटी in accordance with terms of employment। बस ये लिख लो, अभी इसको समझाऊंगा नहीं मैं, इसलिए क्योंकि जो चीज आगे आ रही है उसको समझाने का फायदा नहीं है। मिसाल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। छोटी सी बात बस मैंने आपको समझा दी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मेडिकल फैसिलिटी देता है तो ये एक तरह का बेनिफिट है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देता है तो सैलरी इनकम में जाके टैक्स होता है ना, इसी तरह एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉई को मेडिकल बेनिफिट देता है तो वो भी एक तरह का बेनिफिट है, सैलरी है, टैक्स होना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है ये एग्जेम्प्ट है। ये क्या है? इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से एक और मिसाल भी ले लो बस ऐसे लिखने के लिए। पेंशन, पेंशन ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी आएगा। किसी को पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आपने देखा होगा आमतौर पर पेंशन मिलती है। क्या पेंशन इनकम है? आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ सर इनकम है। भाई क्यों नहीं इनकम है? इनकम है, एम्प्लॉयर से मिल रही है, पेंशन है, मिल रही है, इनकम है। लेकिन जब हम लॉ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पेंशन इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता। कुछ कंडीशंस मीट हो जाती है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर लॉ ने किसी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया तो अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इधर आ जाओ। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल, लोन रिसीट, किसी से आपने लोन ले लिया तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? कैश बैंक डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। कहीं से पीएनएल क्रेडिट हुआ, इनकम है। लोन किसी से मिल जाए, क्या ये इनकम है? नहीं, इनकम नहीं है। तो इनकम नहीं है तो क्या है ये? लायबिलिटी है, कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट एलिमेंट है, इनकम नहीं। गिफ्ट्स received on birthday party, आपके रिजल्ट्स के ऊपर गिफ्ट्स मिले,
ठीक है, वेडिंग सेरेमनी पे गिफ्ट्स मिल गए। तो क्या ये जो गिफ्ट्स मिल गए, क्या ख्याल है, क्या ये इनकम लग रही है? अभी तो लग नहीं रही है, अभी लग तो नहीं रही है, तो मैंने इधर लिख दिया। अभी आगे जाके देख लेंगे क्या है। अभी तो नहीं लग रही, तो मैंने इधर लिख दिया कैपिटल रिसीट है, इनकम तो नहीं है। कभी किसी को आपने ये तो नहीं बोला होगा यार कल मेरी बर्थडे थी 50,000 रुपए की इनकम हो गई, इसको बोलते हुए सुना है आज तक? नहीं सुना ना किसी को बोलते हुए। इसका मतलब कि अभी तक तो मैं कह सकता हूँ कि इनकम, बाद में क्राइटेरिया भी सामने आ जाएगा। स्कॉलरशिप के ऊपर बेटा अलग से लॉ है, स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होती है। स्कॉलरशिप देखा जाए तो बेनिफिट होती है, ठीक है, लेकिन वो उसको एक अलग से सेक्शन है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा अभी। बात है नहीं। तीसरी एग्जाम्पल, ठीक है, वही बात, लोन रिसीव्ड हो गया, ये हो गया, कितना टाइम लग गया सान? 5 मिनट लग गया। चलो 2 एग्जाम्पल ले लो, सही। ये इनकम नहीं, लेकिन लॉ के पास पावर क्या है कि वो किसी ऐसी अमाउंट, हाँ तीसरी भी लिख लो, जैसे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस अमाउंट इनकम नहीं है। किसी को आपने बोलते हुए नहीं सुना होगा मेरी इतनी इनकम हो गई इनहेरिटेंस से, ठीक है, डीम्ड इनकम। लेकिन लॉ के पास ये पावर है कि वो किसी ऐसी अमाउंट को इनकम डिक्लेयर कर सकता है, इनकम कर सकता है जो इनकम ना हो। मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे डीम्ड इनकम, ये डीम्ड इनकम की एग्जांपल पढ़ रहे हो अब आप लोग, सही है। इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को खत्म करेंगे। डीम्ड इनकम की एग्जांपल नंबर 1, जब आप लॉ पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा, जब पढ़ेंगे तब की बात तब है, आप ये पढ़ेंगे कि अगर किसी ने लोन रिसीव किया, लोन रिसीव्ड इन कैश, तो ये क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी अंडर सेक्शन 39। ये हम सेक्शन 39 में पढ़ेंगे। सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन है, जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जांपल आ रही थी तो मैंने आपको दे दी। नंबर 2, और से सिक्योरिटी डिपॉजिट। कभी किसी ने रेंटल अरेंजमेंट देखा है? किसी ने देखा है घर किराए पे दिया हो, शॉप किराए पे दी हो, तो टेनेंट के साथ एक मुआयदा करते हैं, हम एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर हम उससे मंथली रेंट लेते हैं, ये सबको पता है ना। लेकिन हम स्टार्ट में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं उससे। हम इस एडवांस नहीं, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर गौर करो। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक फ्लैट है और मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है भाई आप महीने का किराया दो मुझे 80,000 रुपये, लेकिन अभी आज रेंट एग्रीमेंट शुरू हो रहा है, आप मुझे 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दोगे। ये आपकी अमानत है। जब आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद जब भी छोड़कर जाओगे तो ये 5 लाख रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा, ये आपकी अमानत है मेरे पास, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई मुझे बता सकता है? हमने कहा ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, ऐसा ही है, क्योंकि अगर मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इसे 4 साल बाद, 5 साल बाद लौटाऊंगा तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, ठीक है। इनकम तो नहीं है कुछ भी करके। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हें रिसीव हुआ है टेनेंट से, will be treated as chargeable rent। और ये आप पढ़ोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 16 में। अजीब सी बात हो गई सर, एक अमाउंट है जो हमने टेनेंट से ली है, जो हमें उसको 5 साल बाद लौटानी है, किसी तरह से हमारी इनकम नहीं है, लेकिन लॉ क्या कह रहा है? ये तुम्हारी इनकम है, हम इसको तुम्हारी इनकम बनाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी ट्रीटेड एज चार्जेबल रेंट। डिटेल नहीं लिखी मैंने, सिर्फ मैंने छोटी सी बात लिखी है आपको समझाने के लिए, जितनी
आपको समझ आ जाए उतनी बात लिखी है, मैंने ज्यादा नहीं लिखी, डिटेल है इसमें, तफसील है इसमें, वो बात में आएगी जब सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है? तीसरी एग्जांपल भी लिख लो, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, ये तुम्हारी इनकम बन जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये भी सेक्शन 39 कहता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर हमने गिफ्ट रिसीव कर लिया, गिफ्ट रिसीव कर लिया किसी नॉन रिलेटिव से, किससे? नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर लिया, तो लॉ के हिसाब से ये हमारी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। किस सेक्शन में चली, किस हेड में चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव कौन होता है? रिश्तेदार। रिलेटिव तो रिश्तेदार होता है, लेकिन लॉ की जुबान में रिलेटिव वो होता है, रिलेटिव वो होता है जो सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के क्राइटेरिया के हिसाब से रिलेटिव हो। सब रिलेटिव नहीं होते। लॉ के हिसाब से रिलेटिव कौन होता है? जो सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के हिसाब से रिलेटिव हो, वो आपका रिलेटिव है। उससे आपको गिफ्ट मिलेगा, टैक्स नहीं होगा। उसके अलावा किसी से भी गिफ्ट मिला, वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने ग्रैंड टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स ले लिए और मैंने आपको मिसाल के तौर पर कोई गिफ्ट दे दिया, तो क्या हो जाएगा? वो आपकी इनकम हो जाएगी भाई, क्योंकि आपका रिलेटिव तो मैं नहीं हूँ सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 के हिसाब से। ठीक हो गई बात? आर यू गेटिंग दिस? तो क्या ये आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का कुछ खाका समझ में आया? अभी भी ये एक इंट्रोडक्शन है, डिटेल में हम बात कल करेंगे इसकी। कल की क्लास जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी डिस्कशन हो जाएगी, उसको आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है। कल हमारी क्लास इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगी 10 बजे इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा? 10 से 12:30 पौने 1 तक हमारी क्लास ही चलेगी। कल सिर्फ टैक्स की ही क्लास है आपकी। ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। अल्लाह हाफिज।